बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज वसंत भाग 2 का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव, जो तेत्सुको कोरियानगी द्वारा रचित है, इस पाठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अनुभव, अपूर्व अनुभव पाठ 10। इस पाठ में मुख्य रूप से यह एक संस्मरण पाठ है जिसमें एक विकलांग बच्चे की कहानी है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं, तोतो-चान और यासुकी-चान। यासुकी-चान विकलांग है जो कहीं चढ़ उतर नहीं सकता, और जो उसकी मित्र रहती है तोतो-चान, वो ये चाहती है कि जैसे तोमोए में सबके लिए एक एक पेड़ उसकी निजी संपत्ति होती है जिसमें वो चढ़ते उतरते और खेलते हैं, वैसे ही यासुकी-चान के लिए भी ये अनुभव से मिले। इसी अनुभव को पाठ में अपूर्व अनुभव के रूप में बताया गया है। तो मैं आपको अब पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। आप तैयार हो जाइए। इसमें मित्रता का एक अनुपम उदाहरण भी दिया गया है जिसमें दो नन्हे बच्चे में से एक विकलांग है और किस तरह सारे बच्चों को पेड़ पे चढ़ते देखकर तोतो-चान यासुकी-चान को भी पेड़ पे कैसे चढ़ाना चाहती है, उसी अपूर्व अनुभव को आपके साथ यहाँ बताने के लिए मैं आई हूँ। तो आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। पढ़ते हैं पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अब मैं आपको पाठ पढ़ाने चल रही हूँ। मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर आप उसकी व्याख्या करूंगी। आप उसको तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक संस्मरण पाठ है जिस पाठ में एक लड़की तोतो-चान जो अपने विकलांग मित्र को पेड़ पे चढ़ा रही, जो कि मैंने भी आपको बताया। वास्तव में ये कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों के विषय में बताया गया है। तो मैं आपको संक्षिप्त सा पहले पाठ का सारांश बता दूं, फिर उसके बाद मैं पाठ को पढ़ना शुरू करूंगी। इस एक बालिका जो रहती है तोतो-चान, उससे 1 साल बड़ा लड़का यासुकी-चान, जिसे पोलियो हुआ है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। और यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपनी खुद की संपत्ति मानकर उस पर चढ़ता है, खेलता कूदता है। ये उसकी निजी संपत्ति होती है। यहाँ किसी को अंदर प्रवेश करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की तरीके से अनुमति लेकर ही किसी के पेड़ पे चढ़ने की अनुमति होती थी। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान ने अपने मित्र यासुकी-चान को बिना किसी के बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। उसी समय की ये घटना है अपूर्व अनुभव, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसे पोलियो था, वह किसी पेड़ को अपना बना नहीं सकता था क्योंकि पेड़ पे चढ़ना उतरना उसके लिए असंभव था। तोतो-चान और यासुकी-चान के इस क्रम से आगे बढ़ते हुए तोतो-चान ने एक दिन ये निश्चय किया कि मैं यासुकी को निश्चित ही पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो उसी अनुभव को यहाँ मैं पढ़ने चल रही हूँ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का
पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। अब ये जो कहानी शुरू हो रही है संस्मरण के रूप में, लेखिका के संस्मरण के रूप में, वो संभवतः ये माना जाता है उसी विद्यालय में पढ़ती थी जहाँ के अनुभव को इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने बताया कि एक दिन यासुकी चान ने ये निश्चय किया, तोतो चान और यासुकी चान मित्र थे, तो तोतो चान ने ये निश्चय किया कि यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ाना है, लेकिन इस बात का पता किसी को न चलने पाए, किसी को भी न चलने पाए, यानी कि माता पिता को भी न चलने पाए। तो उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे दिया, मतलब ये कह दिया कि ठीक है, एक दिन वो भी इस प्रकृति के सुंदर दृश्य को उसे दिखाएगी, क्योंकि वहाँ का खेल ही प्रमुख ये था कि वहाँ हर एक बच्चा जो था एक पेड़ पर खेलने के लिए उसको अपनी निजी संपत्ति बना लेता था और उसी पर खेलता कूदता। तो कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था ही उसका पेड़, और उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, यानी कि वहाँ पर वो भाई वो विकलांग था, तो विकलांग होने के कारण वो चढ़ उतर नहीं सकता था, पैर तो फिसल जाना स्वाभाविक है। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तो उन्होंने उस पेड़ का वर्णन किया जिस पर चढ़ने का कार्यक्रम बनाए रहते हैं। तोतो चान ने बनाया था यासुकी चान के लिए। एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ इतना आरामदायक था, कोई 6 फुट ऊंचाई रही होगी उस पेड़ की, और उसकी एक द्विशाखा थी। द्विशाखा का मतलब हुआ जहाँ से एक पेड़ में से 2 शाखाएं निकली हों, उसे द्विशाखा कहते। मतलब एक पेड़ की 2 डालें अलग अलग हो रही हों, उसी को द्विशाखा कहते हैं। बच्चे प्रायः गांव में ऐसी जगहों में बाग बगीचे में जहाँ इस तरह के पेड़ होते हैं उसे खेलने कूदने और झूले के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है, आरामदेह लगता है। तो तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो तोतो चान तो खेल कूद के समय, खाने की छुट्टी के समय कूद फांद करके वहाँ पहुँच जाती थी और वहाँ पहुँचकर खूब आनंद लेती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। पेड़ पे चढ़कर वो दूर दराज क्षेत्र के प्रकृति को निहारती थी, देखती थी, सुंदर सुंदर पेड़ देखती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वहाँ की परंपरा थी, हर एक बच्चा अपने एक पेड़ अपना बना लिया था खेलने कूदने और चढ़ने उतरने के लिए, जो खाने की छुट्टी में और उस पर खेलते। तो हर एक बच्चे का एक पेड़ था जो उसकी अपनी निजी संपत्ति मानते थे, वो कि वो हमारी खुद की संपत्ति है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से कहा जाता है, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। जिस तरह लोग घरों में प्रवेश करने के लिए किसी के अपने स्थान पर जाने के पहले कमरा हो, वहाँ जाने के पहले हम उससे पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, और उसकी आज्ञा ले। ये शिष्टता का जो कार्य होता है लोग करते हैं। यहाँ पर पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर एक बच्चा दूसरे के पेड़ पे चढ़ता है तो इसी तरह की आज्ञा लेकर के ही चढ़ता था। तो इसी को शिष्टता कहते हैं। तो वहाँ पर एक दूसरे के पेड़ पे चढ़ने के लिए इस तरह की आज्ञा लेके ही कोई चढ़ सकता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी के पेड़ पे चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता। अब यासुकी चान का परिचय तो मैंने पहले ही आपको दे दिया था कि वो पोलियोग्रस्त बालक था। तोतो चान उसकी मित्र थी, लेकिन सब तो पेड़ पे चढ़ उतर सकते थे। यासुकी
पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं बना सकता था, क्योंकि वो चढ़ उतर नहीं सकता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। सब बच्चे को चढ़ते उतरते देखकर जब तोतो चान को ये लगा कि यासुकी चान को भी मन करता होगा इस पेड़ पे चढ़ने उतरने का, तो उसने अपने पेड़ पे बुलाने के लिए उसे आमंत्रण दिया, बुलाने की इच्छा जाहिर की उससे कि चढ़ाने की। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। ये बात वो किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो किसी को बताते तो यासुकी चान चूँकि पोलियोग्रस्त था, कोई भी इसकी सहमति न देता कि तुम उसे पेड़ पर चढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाता। जिस बच्चे के पैर से चढ़ा उतरा नहीं जा सकता, पोलियो नाम की बीमारी से उसका पैर सामान्य बच्चों जैसा नहीं है, उसे कोई अनुमति कैसे दे सकता है। तो इस डर से तोतो चान ने ये बात किसी को बताई ही नहीं, और बताती तो डांट पड़ती। तो उसने सोचा कि इसे किसी को बताएंगे ही नहीं, कि अगर कोई सुनेगा तो डांटेगा। तो घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, मतलब स्थान का नाम है ये। तो उसने माँ से कह दिया कि तोतो चान ने कि मैं यासुकी के घर जा रही हूँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झांका। अब माँ से झूठ बोल करके वो एक बहुत बड़ा खतरनाक काम करने जा रही थी। एक पोलियोग्रस्त बच्चे को पेड़ पे चढ़ाने जा रही थी। तो उसने कह तो दिया कि वो यासुकी चान के घर जा रही है, लेकिन इस बात को वो आंखें मिला के नहीं कह पाई। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई थी। अब सीधी सी बात है कि अगर बच्चा झूठ बोलता है तो वो माँ बाप से आंखें नहीं मिला पाता। अब तोतो चान चूँकि झूठ बोल रही थी, इसलिए वो आंखों में आंखें डालकर ये बात नहीं कह पा रही थी माँ से कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। अब उसने सोचा कि क्यों न बता दूं, तो उसका जो दूसरा मित्र रॉकी है उसके पीछे पीछे आया, तो उसको उसने बता दिया, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। यानी उसने मान लिया। तोतो ने कह दिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब तोतो चान स्कूल गई और वहाँ पर उसे मैदान में यासुकी मिल जाता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, वातावरण आसपास का सूना था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यद्यपि तोतो चान उसके मित्र तो थी, मगर उससे 1 वर्ष की छोटी थी। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। चूँकि वह बालक पोलियोग्रस्त था, तो वो देखने में थोड़ा अधिक बड़ा दिखाई पड़ता था। उसका विकास इस तरह से हुआ था कि वो ज़्यादा बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। चूँकि यासुकी ठीक से चल नहीं पाता था, और जैसे उसने तोतो चान को आया देखा, वो भी अपने पैरों को घसीटता हुआ उसके पास आ गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए वो चल रहा था। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। अब वो हाथ पैर फैला के चल रहा था, और जब उसने तोतो चान को देखा तो उसके अंदर दुगना उत्साह आ गया, क्योंकि उसे ये बात पता था कि आज वो तोतो चान के साथ पेड़ पे चढ़ेगा। तो उसके अंदर एक उत्साह था, उत्तेजना थी कि कैसे हो, कोई देख नहीं सकता इसको। वो बड़ा उत्साहित होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुआ था और ऐसा कुछ करने जा रहे थे जिसको उन्होंने किसी से भी नहीं बताया था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। तो तोतो चान बड़ी खुश थी, और जब उसको हंसते देखा तोतो चान को, तो यासुकी भी हंसने लगा।
यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। तो सबसे पहले तोतो चान ने क्या किया कि यासुकी चान को उस पेड़ पे जिस पे उसे चढ़ाना था, जो उसकी अपनी निजी संपत्ति थी, वहाँ ले गई, वहाँ खड़ा की। लेकिन उसको चढ़ाना इतना आसान नहीं था, तो वो भाग के जाती है चौकीदार के छप्पर, जहाँ चौकीदार रहता था वहाँ जाती है और वहाँ से जैसा उसने रात को तय किया था वहाँ वो पहुँचती है और वहाँ से एक घसीटते हुए एक सीढ़ी लाती है क्योंकि तोतो चान ने कह तो दिया था, लेकिन यासुकी को पेड़ पे चढ़ाना इतना आसान नहीं था। अब उसे लगा कि कुछ उपाय करना चाहिए, तो चौकीदार के छप्पर में से जाके उसने सीढ़ी का इंतज़ाम किया और उसे घसीटते ले आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगा दिया जैसे दुशाखा तक पहुंच जाए, तो उसको बिल्कुल पेड़ से सटा के सीढ़ी को लगा दिया। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब उसने पेड़ की डाल से सटा करके, दुशाखा से सटा करके उस कुर्सी को, उस सीढ़ी को लगा दिया, तिपाई को, और ऊपर चढ़ के उसे कस के पकड़ ली और बार बार यासुकी को पुकारने लगी कि मैंने इसको कस के पकड़ रखा, अब तुम चढ़ो ऊपर। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। अब यासुकी चान जो कि पोलियोग्रस्त बालक है, वो संभव नहीं है कि इस तरह सीढ़ी पर चढ़ सके, तो उसे बड़ी असुविधा होती है और ऊपर बैठी हुई तोतो चान ने उसे बार बार इशारा किया कि वो पैर पे बल देकर चढ़े। तो उसने आगे बढ़ के वो चढ़ने की कोशिश, लेकिन उसके पैर इतने कमज़ोर थे कि वो चाह के भी अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा था। इस तरह तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्याने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। अब तोतो चान उससे उम्र में भी छोटी थी। यासुकी चान विकलांग था, लेकिन विकलांग होने के साथ उसका शरीर जो था वो बहुत भारी भरकम था, इसलिए वो चाह के भी अपने पैरों को उठा नहीं पाता था। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जब बहुत प्रयास के बाद भी यासुकी चान अपने पैरों को नहीं उठा पाया, तो उसे लगा कि वो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो विकलांग था, शरीर से भारी था, तो वो चाह के भी अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा था। यासुकी चान ने फिर कुछ उसे नहीं लगा, तो उसने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश हो गया कि शायद वो नहीं चढ़ पाएगा। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। अब तोतो चान को लगने लगा कि उसने निर्णय तो कर लिया, आमंत्रण तो दे दिया यासुकी चान को, लेकिन एक पोलियोग्रस्त विकलांग बालक को, जिसका शरीर भारी भरकम हो गया हो, उसे ऊपर चढ़ाना आसान नहीं है जितना कि वो सोच के बैठी थी कि बड़ी आसानी से चढ़ा लूँगी सीढ़ियों के सहारे। अब क्या करे वह? अब उसकी समझ में बात ही नहीं आ रही थी कि वो आखिर करे तो क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब उसके मन में क्या था कि वो किसी भी तरीके से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा ले, कि उसने बहुत दिनों से सोच रखा था कि वो अपने विकलांग मित्र को अपने पेड़ पर अवश्य चढ़ाएगी। तो यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। जब बार बार तोतो चान के ऐसा कहने पर कि वो उसे पेड़ पे चढ़ाएगी, प्राकृतिक दृश्य दिखाएगी, तो उसको भी लगता था कि शायद मैं चढ़ जाऊं। तो उसके मन में भी बहुत उत्साह था। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। जब यासुकी चान सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है और उसके शरीर को अपने संयम रूप से नहीं रख पा रहा है और निराश होकर अपने पैरों को नीचे कर लेता है, तो वो बहुत उदास हो जाता है। फिर तोतो चान को लगता है कि इस तरह तो वो बहुत उदास हो जाएगा, तो तरह तरह के चेहरे बना के गालों को फुला फुलाकर अपने मित्र को हंसाने की कोशिश करती है और फिर कहती है, ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर भागती हुई जाती है।
हर एक चीज़ को उलट पुलट के देखती है। अब उसे क्या लगता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि उसे चढ़ने का सहारा मिल जाए। फिर वो चौकीदार के कमरे से जाती है और एक तिपाही सीढ़ी ले आती है। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाही सीढ़ी जिसमें पैर था और आराम से वो टिकी रहेगी, उसे पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो जब वो उसको पाई तो उसे लाके घसीट के लाके खड़ा कर देती है। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसे स्वयं आश्चर्य था कि उसने इतना बड़ा निश्चय ले कैसे लिया कि वो एक विकलांग पोलियोग्रस्त बालक को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। तो उसे खुद को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसने ठाना था कि कुछ भी हो जाए यासुकी चान को वो अपने पेड़ पर चढ़ा के रहेगी। तो उसने अपने मन में इस बात को ठान ली थी। तो वह तिपाही सीढ़ी को जो थी वो घसीटते हुए ले आई और ला करके उसको दुशाखा तक जो पहुंच रही थी वहां टिका दिया। और टिका के उसने कहा, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन किसी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब तोतो चान ने यासुकी चान को समझाने की कोशिश की कि देखो तुम डरो मत, अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम चढ़ लोगे। तो उसने इस तरह कह के यासुकी चान के अंदर एक बल पैदा किया, एक ताकत और एक हिम्मत दी। जबकि तोतो चान यासुकी से 1 वर्ष की छोटी थी, लेकिन जब वो यासुकी चान को समझा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तो जब यासुकी चान ने देखा कि तोतो चान बड़े घबराई हुई इस तिपाही सीढ़ी को घसीटते हुए ले आ रही है, तो यासुकी भी घबरा जाता है कि आखिर उसकी मित्र तोतो चान क्या करना चाह रही है, कर भी पाएगी कि नहीं। उसकी हिम्मत को देख रहा था और पसीने से तरबतर हो गया। उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने गर्दन उठा के ऊपर पेड़ की ओर देखा। फिर बड़ी हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाकर उसने अपने पैरों को उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। लेकिन तोतो चान को इस बात का पता ही नहीं था कि उसको कितना समय लगेगा या कितना लगा। उसने तो बस ये ठान लिया था कि किसी भी तरह से वह यासुकी चान को ऊपर चढ़ाएगी। और उसने निरंतर प्रयत्न किया, लगातार परिश्रम के बाद हिम्मत की। और कितना समय लगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, सूरज की गर्मी सीधी पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। यासुकी चान का खुद का ध्यान और तोतो चान का ध्यान, दोनों का ध्यान इस ओर लगा था कि बस कैसे वो ऊपर की दुशाखा पेड़ की दुशाखा तक पहुंच जाए, सीढ़ी को पार करके। तो बस इसी पर उसका ध्यान था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अब तोतो चान को लग रहा था कि अगर वो नीचे से यासुकी चान के पांव को उठाकर अगली सीढ़ी पर रखेगी तो उसे चढ़ने में बल मिलेगा। तो वो बार बार ऐसा करती थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही और पीछे से उसे धकेलती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और तोतो चान लगातार प्रयत्न किए जा रही थी और अंततः एक एक सीढ़ी पर उसके पांव को उठाकर रखते रखते एक समय ऐसा आया कि यासुकी चान ने पूरी हिम्मत, पूरी ताकत, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। और ऊपर पहुंचते ही जैसे अचानक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो, तो मुंह से बोल पड़ता है हुर्रे, यानी वो बहुत खुश हो जाता है, जो उसकी कल्पना के बाहर था। उसे इस बात तक का पता नहीं था कि कभी ऐसा संभव भी हो सकता है, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर
द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान को रुलाई छूटने को हुई। अब द्विशाखा तक पहुंचने में जो परिश्रम था तोतो चान का, वो यहाँ बताया गया है कि तोतो चान सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच सकती थी, पर यासुकी चान के लिए यह काम आसान नहीं था। यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार हो रही थी। वो चाह के भी चढ़ नहीं पा रहा था। तो चान को लगा वो भी हिम्मत हार जाएगी, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी और अंततः रुलाई आने लगी। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उसे तो बस ये इच्छा थी कि वो अपने इस विकलांग मित्र को, पोलियोग्रस्त मित्र को पेड़ पे चढ़ा ले, प्रकृति के नज़ारे दिखाए, प्रकृति का सौंदर्य दिखाए, नई नई चीज़ें दिखाए। तमाम चीज़ें थी और वो सारी चीज़ें वो सोच रही थी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। हिम्मत दिलाने के लिए देखिए, तोतो चान ने उसे हर पल सहारा दिया, हर पल सहारा दिया। उसके पोलियोग्रस्त हाथ पैरों को सहारा दिया। तिपाई सीढ़ी लाई और उसके हाथ को थामे रही, जबकि उसके हाथ से यासुकी चान का हाथ बड़ा था, भारी था, मगर उस हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अंततः जब वो ऊपर चढ़ गया तो उसने कहा कि तुम इस पेड़ की डाल पर लेट जाओ और मैं तुम्हें ऊपर खींच लेती हूँ, द्विशाखा तक ऊपर ले आऊँगी। क्योंकि तोतो चान तो रोज़ उसी पेड़ पर चढ़ती उतरती थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि कितना परिश्रम है। लेकिन यासुकी चान के लिए तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन तोतो चान ने फिर भी हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, तुम डरो मत, बस तुम हिम्मत बांधे रहो, मैं तुम्हें खींच लूँगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। जिस स्थिति में दोनों बच्चे पेड़ की डाल के सहारे लटके थे, तिपाई सीढ़ी पर यासुकी और पेड़ की द्विशाखा के ऊपर तो और उसका अंतिम प्रयास बस ये था कि किसी तरह यासुकी चान को वो ऊपर खींच ले, डाल पर बिठा ले और उसे दुनिया दिखाए कि ऐसी होती है दुनिया। तो तोमोए के जगह को, जहाँ हर पेड़ एक एक बच्चे की संपत्ति थी और हर बच्चे को खुशी मिलती थी, उसी को दिखाने के लिए तोतो चान ने भी ये प्रयास किया। तो और ऐसा माना जाता कि अगर उस स्थिति में कोई अन्य देख लेता तोतो चान और यासुकी चान को, तो संभवतः डर के मारे चीख निकल जाए, वो स्थिति आती। क्योंकि यासुकी विकलांग था, तो उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो, यासुकी चान को वह पेड़ पर चढ़ा के रहेगी। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी और उसने हिम्मत करके उसने उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। और बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। ये सारा जब कार्य चल रहा था, सूरज की कड़ी धूप थी, लेकिन बीच बीच में बादलों के टुकड़े आ जाने से जो उनके शरीर पर सीधी धूप पड़ रही थी, उससे उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। अंततः किसी तरीके से द्विशाखा तक तोतो चान ने यासुकी चान को चढ़ा लिया। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए
तो चांद ने सम्मान में झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अंत में उसे लगा कि उसका परिश्रम जो था वो सफल हुआ और उसने यासुकी चांद को बड़ी हिम्मत से चढ़ाकर अपने पेड़ पर बड़े झुककर एक अंदाज में कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वहाँ की ये परंपरा थी कि यदि एक को किसी दूसरे के पेड़ पर जाना है तो वो आज्ञा लेता था विनम्रता पूर्वक। तो यासुकी ने भी सोचा कि मैं भी उस प्रक्रिया को पूरा करूं। तो उसने कह दिया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरीके से उसने ये चीज़ बताई कि अंदर आने की आज्ञा ले ली। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी। सारे बच्चे जब पेड़ पे चढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो भी कभी चढ़ पाएगा। लेकिन तोतो चांद ने यासुकी चांद को सदैव इसी तरह मुंह लटकाए निराश जब सारे बच्चे चढ़ते थे तो देखती थी। अंत में उसने एक दिन ये ठान लिया कि ये पेड़ के ऊपर से दुनिया की जो झलक है वो यासुकी चांद को भी दिखाएगी। और कठिन परिश्रम के साथ उसने इस कार्य को करने की कोशिश की। तो उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि वो उसके अनुभव में बिल्कुल नया अनुभव था उसके पास, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। पेड़ पे चढ़ने का जो अपूर्व अनुभव था वो उसे प्राप्त हुआ अपने मित्र तोतो चांद के सहारे। और उसे इस बात का पता भी नहीं चलता कि कितना कठिन कार्य था। और जब वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ से वो पूरी दुनिया को देखता है, तो लगता है कि ये एक अपूर्व अनुभव है जिसे वो अनुभव कर रहा है, लेकिन किसी से अपनी खुशी को कह नहीं पाता और अनुभव करता हुआ कहता है। तो ऐसा होता है पेड़ पे चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए ऐसा कहा। वे बड़े देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। तो इस तरह से वे पेड़ पर चढ़कर गप्पे मारते रहे और बातें करते रहे, क्योंकि तोतो चांद को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। और वहाँ बैठकर उन्होंने बहुत देर तक बातें की। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब दोनों पेड़ पे चढ़कर आपस में बातें करती हैं और यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है, जिसके यहाँ एक टेलीविज़न होता है जिसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। जब वो बताती है कि जब वो आएगी वहाँ वो वो टेलीविज़न में घर बैठे एक डिब्बे के आकार का जो यंत्र है उसमें वो सुमो कुश्ती देखेगा। ये सारी बातें वो पेड़ पे चढ़कर करते हैं। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब बातें चल रही हैं, बातों का सिलसिला ऐसा था जो अनुभव से बहुत दूर था। तो चांद उस समय यह समझ नहीं पा रही थी कि यासुकी चांद जो चल फिर नहीं सकता, कैसे वो सारी चीज़ें देख सकता, घर बैठे कैसे वो सुमो पहलवान को देखेगा। उसके समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। बस उसे तो ये लग रहा था उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती है। वो किस तरह से यासुकी चांद को ऊपर ले आई है, कितना प्रसन्न था वो, ये सारी चीज़ें वो देख रही थी। उसका आकार तो बड़ा होता है पर उसे बड़ी लुभावनी लगी उसकी बातें,
तो उसकी बहुत बातें सुन सुन के बहुत अच्छा लगा। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। अब कहानी जिस समय की लेखिका ने यहाँ लिखी है वो बहुत पहले की है और ये जापानी भाषा की लिखी कहानी थी, तो उसमें से ये अपूर्व अनुभव के नाम का अंश अलग किया गया है। तो उस समय लोग टेलीविज़न के बारे में जानते ही नहीं थे, सुनी सुनाई बातों पर बात करते थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे इस समय यासुकी चान और तोतो चान दोनों अत्यधिक प्रसन्न हैं, खुशी के मारे सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और उसी प्रसन्नता में वे बातें करते जा रहे थे। वे इतने प्रसन्न थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हर पेड़ गीत गा रहे हैं। दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका इसलिए था कि यासुकी चान विकलांग था, न कभी पहले कोई ऐसी हिम्मत करता, न इसके बाद दोबारा करेगा। तोतो चान ने तो बिना किसी को बताए इस तरह का कार्य किया था जो अपने में बहुत हिम्मत का था, डरावना था, लेकिन यासुकी चान के लिए ये एक अपूर्व अनुभव था। जिस अनुभव को उसने प्राप्त किया था उस अनुभव को उसने न पहले कभी पाया था, न दोबारा पाने की उसे उम्मीद थी। तो ये कहानी अपने आप में वास्तव में अपूर्व अनुभव है तोतो चान और यासुकी चान के बीच में। तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहानी अपूर्व अनुभव पढ़ाई, समझाई। अब मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों को कराऊंगी। तो मिलती हूँ प्रश्नोत्तरों के साथ दूसरे वीडियो में।